हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रीट 2017 सॉल्व पेपर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लेवल दोस्तों फर्स्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों, आज का इसका पहला प्रश्न है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है, क्या दोस्तों कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास में, डिस्लेक्सिया कहलाता है, डिसकैल्कुलिया कहलाता है और डिसग्राफिया कहलाता है। डी है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार कहलाता है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या कहलाता है? डिसग्राफिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास में, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। बी ऑप्शन है, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। सी है, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। डी है, सत्र के अंत में विद्यार्थी के प्रदर्शन का अंतिम मूल्यांकन। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, इनके उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है विश्लेषणात्मक बुद्धि, बी ऑप्शन है रचनात्मक बुद्धि, सी ऑप्शन है प्रकृतिवादी कौशल और डी ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि। तो दोस्तों, इनके अनुसार सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाए दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या दोस्तों होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, पहला है अवधारणा गठन में सुविधा, बी है विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, सी है संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि करा रहा है, जैसे आ ना केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। बी, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से यह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अब आपको दोस्तों बताना है कि ऑप्शन में क्या बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन है समानता, बी ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच, सी ऑप्शन है एकीकृत सोच और डी ऑप्शन है अवधारणा मानचित्र। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? ऑप्शन है मानवतावादी, बी ऑप्शन है व्यवहार, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक, जी डी ऑप्शन है सामाजिक। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहार। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 7 है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा में शिक्षित करना है। तो दोस्तों, ऑप्शन है सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा समय। प्रश्न नंबर 8 है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण में निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, यह एक उदाहरण है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्र, डी ऑप्शन है परिकल्पना परीक्षण। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो पर अच्छा रखता है, या क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है सुपर ईगो कहलाता है, अमोद सिद्धांत एवं द्वंद्व, डी ऑप्शन है दबाव। तो दोस्तों, ये दबाव कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करेंगे प्रश्न नंबर 10, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन है हेंस आइजिंग के अनुसार, बी ऑप्शन है आरवी केटल के अनुसार, सी है गार्डन आल्पोर्ट, डी ऑप्शन है कार्ल्स रोजर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन
फर्स्ट सही हो जाएगा आइस लेंस हेंस आइस जैक के अनुसार। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? दोस्तों ऑप्शन है, छात्र आगामी स्कूल के बारे में भावुक और अच्छा करना चाहता है। बी ऑप्शन है, छात्र सक्रिय है और अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करता है और काफ़ी प्रयास के बाद साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। सी ऑप्शन है, छात्र वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। डी है, छात्र कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आप जिसमें देखा जाएगा कि छात्र किस में सक्रिय है, तो दोस्तों इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, और सी ऑप्शन है, एक शुरुआत या तथा अंत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है दोस्तों? अपने आप में एक अंत है। प्रश्न नंबर 13 है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं से वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून तथा सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। बी ऑप्शन है, दिमागी अयोग्यता कहलाता है। सी ऑप्शन है, अधिगम कहलाता है। डी ऑप्शन है, द्वंद्व कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहलाता है? दिमागी आरोग्यता कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 14 है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है, प्रतिकरण कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है, दमन कहलाता है और प्रतिगमन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिमेयकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। किस श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन है, क्रियात्मक कारक है। बी ऑप्शन है, मनोवैज्ञानिक कारण है। सी ऑप्शन है, सामाजिक कारण है और डी ऑप्शन है, अन्य कारक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये सामाजिक कारण है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन है, तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार। सी ऑप्शन है, बीमारी का डर और डी ऑप्शन है, न्यूरेटिक भय एवं चिंता से मुक्त। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के बारे में समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके कौन से विश्लेषण, ऑप्शन है आपके विश्लेषण, संप्रयोग, समझ और डी ऑप्शन है ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पे संप्रयोग की बात की गई है, व्याख्या की गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षक के तौर पर अपने एक उपयुक्त परीक्षण और जॉब सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या आकलन कहलाती है, मापन कहलाती है, मूल्यांकन या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ये प्रक्रिया आकलन कहलाती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों आपके कौन कौन से? ऑप्शन है आपके संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसमें शामिल नहीं है, जबकि क्रियात्मक परिक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। तो दोस्तों ये क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास में, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल ये दोस्तों है। पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे नहीं है। बी ऑप्शन है, छात्र को अधिक लचीला और कक्षा में
कक्षा जीवन में एकत्रित करना। सी ऑप्शन है अधिगम को रटना विधि के सुविधाजनक बनाना। दोस्तों अधिगम को क्या होता है, इसमें अधिगम को रटने पर जोर नहीं दिया जाता है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को रटना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, नेक्स्ट है इसमें पाठ्य पुस्तक केंद्रित रटने के बजाय छात्रों को समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठचर्या प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रकार की प्रगति किस प्रकार की। ऑप्शन है आपके पास में सिफेलोकैटल प्रगति, मेडिस्टस प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति और डी ऑप्शन है अनियमित प्रगति। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22 है, बच्चे के विकास में अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों आपके अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित। बी ऑप्शन है एकीकृत और समग्र विकास में विकसित। सी ऑप्शन है आंशिक रूप से विकसित और डी ऑप्शन है बेहतरीन ढंग से विकसित। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है बाद की उनमें भी रहेगी या बयान के महत्व पर बल देती है। किस प्रकार के दोस्तों? ऑप्शन है आपके में प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवांशिकता। डी ऑप्शन है आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवांशिकता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 है, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास में प्रभाव का नियम कहा जाता है, बी ऑप्शन है श्रम का नियम कहा जाता है, सी ऑप्शन है प्रबलन का नियम कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है आपका बी ऑप्शन सही होगा, श्रम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 25 नंबर की बात करेंगे। क्या है? पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो विलोपन कहा जाता है, विनाशत प्रोत्साहन किया जाता है, प्रोत्साहन या अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है अनुकूलित उत्तेजना। प्रश्न नंबर 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है या सिद्धांत से प्रतिबंधित होता है। थांडाई के अधिगम सिद्धांत से, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, टोलमैन संकेत अधिगम से, कोहलर अधिगम सिद्धांत से। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास समावेशन, समायोजन, संतुलन और ज्ञान विघ्न। तो दोस्तों ये जाना जाता है संतुलन। सी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? ऑप्शन है आपके पास में IQ स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। बी है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षण और छात्र के बीच एक संरक्षित बातचीत। सी ऑप्शन है क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना। डी ऑप्शन है एक समग्र IQ स्कोर की सतर्कता की व्याख्या में सावधान रहना। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। एरिक्सन के अनुसार बच्चे को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है।
एक बच्चा कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है? बताना है दोस्तों किस चरण में। ऑप्शन है आपके शर्मिंदगी बनाम संदेह, मुकालबे की स्वतंत्रता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतर्गता बनाम अलगाव। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिश्रम बनाम हीनता। दोस्तों इन्होंने कितने चरण बताए हैं? 8 चरण बताए हैं। कौन कौन से हैं चलिए दोस्तों देख लेते हैं। नंबर 1 है विकास बनाम अविश्वास, दूसरा है स्वतंत्रता बनाम लज्जा, नंबर 3 है पहल बनाम दोष, 4 है परिश्रम बनाम हीनता, 5 है पहचान बनाम समृद्धि, सी है घनिष्ठता बनाम अलगाव, 7 है जनात्मकता बनाम स्थिरता, डी है संपूर्णता बनाम निराशा। प्रश्न नंबर 30 दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है इसका। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों बताइए। प्रश्न है इसका पहला ऑप्शन है यह एक मानवीकृत परीक्षण है, दूसरा ऑप्शन है छात्र के स्कोर की तुलना उसके साथ तुलना करने की जाती है कि अन्य ने कैसा व्यवहार प्रदर्शन किया, सी है कहा जाता है कि परीक्षण मानदंडों पर आधारित है, डी है छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।